हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। और इसमें आपको आज जो पढ़ना है ना वो है भाषा की उत्पत्ति। ठीक है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसको जानेंगे कि संस्कृत के भास धातु, भास का अर्थ होता है कहना, भास धातु से बना है। क्या बना है? तो भाषा शब्द बना है। ठीक बच्चों, हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। क्या है? हिंदी कौन सी भाषा का एक शब्द है? तो आप कहेंगे फारसी भाषा का एक शब्द है। ठीक है। कब की बात है कि जब विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हम सिंधुवासी कहलाते थे। किस समय? जब विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हम लोग क्या कहलाते थे? सिंधुवासी कहलाते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं, सिंधुवासी क्यों कहलाते थे? तो इसमें आप देखेंगे कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सिंधु कहते थे। उनके द्वारा बोले जाने वाली बोली सिंधी कहलाती थी और आज भी सिंधी का प्रचलन है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है लेकिन जब विदेशी भारत आए, क्या है ये देखिए कि लेकिन जब विदेशी भारत आए तो वे सा को हा और धा को दा बोलने लगे, जिससे सिंधी को हिंदू कहने लगे। जिससे क्या बदलाव आया हमारी भाषा में कि हम सिंधी भाषा को क्या कहने लगे? हिंदू यानी हिंदी में ये परिवर्तित हो गई। तो सा से हा हो गया, तो सिंधी से हिंदी यानी हिंदू हो गई। और फिर हिंदू से धीरे धीरे ये क्या है? हिंद बनी और हिंद के निवासियों की भाषा हिंदी बन गई। ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि क्या हुआ था, जब विदेशी भारत आए थे तो वो सा की जगह हा बोलते थे और धा की जगह दा बोलते थे। जिससे क्या हुआ कि सिंधी भाषा जो थी, जो हम लोग जो सिंधी कहते थे, सिंधी को क्या कहने लगे वो लोग? हिंदू कहने लगे। और फिर यही जो हिंदू से क्या बन गया? हिंदू से हिंद शब्द बन गया और हिंद के निवासियों की भाषा क्या हो गई? हिंदी कहलाने लगी। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी ले लेते हैं कि संपूर्ण विश्व की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा कही जाती है। क्वेश्चन आपका बन जाता है कई बार, तो आप ध्यान रखेंगे संपूर्ण विश्व की भाषा क्या थी, तो आप कहेंगे संस्कृत। और संस्कृत भाषा ही सर्वोत्तम या प्राचीनतम भाषा थी। ठीक है। संस्कृत का समय भी 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। संस्कृत भाषा का समय अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये कब का समय है? तो आप कहेंगे जो मानव जाति की उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार है। ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के समकालीन एक ग्रंथ और मिलता है। जब ऋग्वेद मिला यानी 1500 ईसा पूर्व, तो उसी समय उसके समकालीन यानी उसी समय पर एक ग्रंथ और मिला। ठीक है। जिसका क्या है? ईरान में जिनका नाम था अवेस्ता। ठीक है। उस ग्रंथ का क्या नाम था? तो वो ग्रंथ ईरान में और जिसका नाम क्या था? अवेस्ता था। ठीक है। चलिए तो आगे जान लेते हैं कि संस्कृत के दो रूप हमें आसानी से प्राप्त होते हैं। संस्कृत के दो रूप हमें आसानी से प्राप्त होते हैं, जो हम कहते हैं क्या? वैदिक संस्कृत। ठीक है। कौन सी? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं, यानी देवों की बोली कहते हैं या देवों की वाणी कहते हैं। इसका समय जो बताया गया तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का इसका समय है। ठीक है। और दूसरी जो मिली हमको वो कौन सी मिली? तो आप कहेंगे वो है उत्तर संस्कृति। तो पहली जो है, एक जो है वो वैदिक संस्कृत है और दूसरी जो है वो उत्तर संस्कृत है। ठीक है। और जो वैदिक संस्कृति का समय था तो वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है वो आपकी रहेगी उत्तर संस्कृत। ठीक है। अब जो वैदिक संस्कृति है वो देवों की वाणी कही जाती है और जो उत्तर संस्कृति है ये ब्राह्मण संस्कृति, लोक संस्कृति भी कहते हैं, यानी कि जो ब्राह्मणों की बोली थी या लोक में प्रचलित जो भाषा थी वो क्या है? लोक संस्कृति या उत्तर संस्कृति कहते थे। ठीक है। संस्कृत कहते थे।
वैदिक संस्कृत के अंदर जो बात आती है तो आप जानेंगे इसमें कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वैदिक संस्कृति जो है हमारी है वो उसमें क्या पढ़ा जाता है, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है और अर्थवेद आता है। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं, ये आप नोट डाउन करते रहेंगे। और चलिए और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, चलेंगे अगली पॉइंट की तरफ। चलिए तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है। तो देखिए, ब्राह्मण संस्कृति या लौकिक संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति या लौकिक संस्कृति। ठीक है, तो इस संस्कृति में रामायण, महाभारत, अरण्य, उपनिषद 108 हैं। ठीक है, रामायण की चर्चा है, महाभारत की चर्चा है, अरण्य की चर्चा है और उपनिषद जो है कितने हैं, 108 हैं, उनकी भी चर्चा की गई है। वेदांग 6 हैं, उनकी चर्चा की गई है। पुराण 8 हैं, बताया गया है। उपवेद कितने हैं, तो 4 हैं। आदि ये सभी हमारी उत्तर संस्कृति में एक बड़ी साहित्य संपदा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कहाँ से हुई है, तो उत्तर संस्कृति, उत्तर से हमारी ये एक बड़ी साहित्यिक संपदा है जो हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को पढ़ते हैं और अपनी जानकारियां बढ़ाते हैं। यहीं से भाषा ने आगे कदम बढ़ाया। ठीक है, किधर, तो उत्तर संस्कृति यानी लौकिक संस्कृति की तरफ आते हैं। उत्तर संस्कृति के अंतर्गत बात करेंगे हम अभी क्या है, तो इसमें क्या था, इस संस्कृति से एक और भाषा का निर्माण हुआ जिसे कहा गया पाली भाषा। जिसे क्या कहा गया, पाली भाषा कहा गया। अब पाली भाषा का जो समय निर्धारित हुआ वो हुआ आपका 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के लोग, पाली भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो जानकारी को और विस्तार से लेते हैं, आगे बात करेंगे इसमें कि भारत की प्रथम देसी भाषा या जनभाषा जिसे कहा जाता है वह पाली भाषा हो जाती है। ठीक है, पाली भाषा के बाद जो आई प्राकृत भाषा आई, या कह सकते हैं पाली भाषा के अंतर्गत ही प्राकृत भाषा ने जन्म ले लिया। ठीक है, प्रथम शताब्दी से ये 500 ईसा तक चली है, ये आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, प्राकृत भाषा के अंतर्गत आप जानेंगे, देखो पाली भाषा में जो प्रचार किया गया तो उसके अंतर्गत आपने जाना पाली भाषा का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म के लोगों ने किया है, और प्राकृत भाषा में जो प्रचार प्रसार किया है वो जैन धर्म के लोगों ने किया है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते रहिए। तो आगे बात करते हैं, तो प्रथम शताब्दी से लेके 500 ईसा तक इसका समय है। इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इससे पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि मलेच्छों की भाषा प्राकृतिक भाषा थी। तो मलेच्छ मतलब जो प्राकृत भाषा जो बोलते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था, उन लोगों को मलेच्छ कहा जाता था। ठीक है, चलिए तो और जानकारी की तरफ बढ़ते हैं और अपनी जानकारियों को और दुरुस्त कर लेते हैं कि प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है। ठीक है, या कहें कि इसका उपनाम है, कि इसके जो उपनाम दिए गए वो क्या उपनाम हो जाएंगे, इसे कहा गया अपभ्रंश भाषा को क्या क्या नाम दिए गए, तो भ्रष्ट भाषा कहा गया, बिगड़ी भाषा कहा गया, अवहट्ट कहा गया, अभित्ता कहा गया। ठीक है, तो ये अपभ्रंश के नाम दिए गए, उपनाम दिए गए कह सकते हैं। तो यहीं से अपभ्रंश के 7 भागों में बांटा गया है, यहीं से अपभ्रंश को 7 भागों में बांट दिया है। अच्छा, कहीं पे इसको 5 भागों में भी बताया गया है, तो सभी पुस्तकों में अपने हिसाब से है, तो जो मुझे अच्छा लगा मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे और आगे हमें देखना है कि 500 ईसा से 1000 ईसा तक का जो समय है अपभ्रंश के अंतर्गत आता है और इसके 7 भाग हैं। तो कहीं कहीं ये 5 है, अभी मैंने आपको बताया, कहीं कहीं ये 7 भाग दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको जानना है कि अपभ्रंश के जो भाग किए गए हैं, अपभ्रंश के जो हिस्से किए गए हैं वो 7 किए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो आप ये जानेंगे। आप कहेंगे सौसैनी अपभ्रंश है, खश अपभ्रंश है, पेशाची अपभ्रंश है, ब्राचंड अपभ्रंश है, और हर बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है,
और मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, अच्छा अब ये 5 उपभाषाएं होती हैं, कहीं 7 लिखे तो मैं 5 बता देती हूँ आपको कौन कौन सी हैं। तो आप इसमें देखेंगे अपभ्रंश के अंतर्गत जो आता है उसमें आपका शोरशैनी आता है, खर्ष आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या आता है, तो आप कहेंगे अर्धमागधी आता है और मागधी आता है। ठीक है, और एक हो जाता है आपका राजस्थानी। ठीक है, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं अपभ्रंश को, जो 5 भागों में या 5 उपनाम जो इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अच्छा अब देखो आगे बात करते हैं, इसमें है कि ये कहता है शौरसैनी भाषा के अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से उपभाषाएं आ जाती हैं, तो आप उनके अंतर्गत कहेंगे कि कौन कौन सी आएंगी। आप इसमें देखेंगे कि शौरसैनी के अंतर्गत आ जाती है आपकी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, और इसके और जो 2 आएंगी तो मैं ना इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, खर्ष अपभ्रंश में आप कहेंगे पहाड़ी पेशाची में पंजाबी लहंदा होता है, ब्राचंड अपभ्रंश में सिंधी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी, और अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो 5 उपभाषाएं हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे चलते हैं, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आपका आता है, तो मागधी में आप कहेंगे क्या क्या आ जाता है, तो बिहारी हिंदी आ जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत में आ जाते हैं आपके जो बांग्ला, असमिया और उड़िया आ जाता है। ठीक है, चलिए इनको ना थोड़े और विस्तार से जान लेते हैं। अब आप जानेंगे कि 22 भाषाएं होती हैं, 18 बोलियां होती हैं। ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि इनके 5-5 उपनाम दिए गए, तो जो हमने पढ़ा अभी आपका, तो आप ये चीजें ध्यान में रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे जो अपभ्रंश के अंतर्गत जो भाषाएं आई हैं, जो अपभ्रंश के भाग बांट दिए गए हैं, तो शौरसैनी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। इस शौरसैनी में आप देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी मैंने इसमें बताया आपका, पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी आता है। ठीक है, पूर्वी आएगा, बिहारी आएगा, ठीक है, नेपाली आएगा, तो उसको लेंगे। अब देखो फिलहाल में पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी को कितने उपनामों में, उपभाषा में बांट दिया है, तो आप कहेंगे मैम इसको बांट दिया है बांगरू हरियाणवी में, बुंदेली में, ब्रजभाषा में। और ब्रजभाषा का प्रयोग ज़्यादातर जो है साहित्य लिखने में, साहित्य की रचनाएं करने में किया गया है। कन्नौजी है, एक खड़ी बोली है, खड़ी बोली को कौरवी बोली कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी आती है। ठीक है, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, मेवाती आती है उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत, मालवी आती है दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत, और जयपुरी आती है पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, पहाड़ी हिंदी आती है आपकी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पूर्वी हिंदी। तो मैंने अभी बताया इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं इसको ना आपको थोड़ा ट्रिक से बता देती हूँ कि इनके अंतर्गत जो दिया गया है, तो 5 उपभाषाओं में जो हमारी भाषाएं बांटी गई हैं, जो बोलियां बांटी गई हैं, उनको ले लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत में आते हैं। पश्चिमी हिंदी में आप पढ़ेंगे पश्चिम में खड़े हरियाणवी के कान में बूंदे और ब्रश हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, पश्चिमी से हो गया पश्चिमी हिंदी, ठीक है, खड़े से हो गया खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, हरियाणवी से हो गया है आपका, हरियाणवी से हो गया हरियाणवी जिसे बांगरू भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, के को साइलेंट करेंगे, कान से कन्नौजी हो गया है, बुंदे से बुंदेली हो गया है, ब्रज से ब्रज भाषा हो गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और राजस्थानी के लिए ट्रिक है आप लोगों के लिए। राजस्थानी में आप कहेंगे राजा मर जा पर मेवा माला ला दे। ठीक है, तो राजा से राजस्थानी हो गया है, मार से मारवाड़ी, जा से जयपुरी, मेवा से मेवाती और माला से मालवी हो जाता है। लादे को साइलेंट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपका है पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी के अंतर्गत आप देखेंगे पहाड़ का कुआं गढ़ा नेपाल में। ठीक है, तो पहाड़ से पहाड़ी हिंदी हो गई है, और कुआं से कुमाऊनी, गढ़ा से गढ़वाली और नेपाल से नेपाली हो गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगली ट्रिक आप लोगों की, तो आप इस पे देखिए क्या है। पूर्वी हिंदी के लिए दे रखा है, पूरब में अब 36 हवेली हैं, तो पूरब से पूर्वी हिंदी हो गया है, अब उसे अवधी हो गया है, 36 से छत्तीसगढ़ी हो गया है, हवेली से बघेली हो गया है। ठीक है, ऐसे ही बिहारी हिंदी के लिए ट्रिक है, सीरियस नहीं होना है। ठीक है, अब ये बिहारी मग्गे में मेथी भर, तो बिहारी से बिहारी हिंदी हो गया, मग्गे से मगी हो गया है, मेथी से मैथिली हो गया है, भर से भोजपुरी हो गया। ठीक है, तो बच्चा ऐसे इसको आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं कि भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप क्या है, तो आप इसमें कहेंगे कि बदलती हुई अवस्थाओं का स्वरूप कह सकते हैं। भाषा के स्वरूप को क्या कह सकते हैं, बदलती हुई अवस्थाओं का स्वरूप कह सकते हैं। कि भाषा के उस तत्व को स्वरूप कहते हैं जो सदैव विकसित होकर आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, सदैव आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो भाषा स्वतः मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत देखिए जानते हैं क्या है। तो 4 प्रकार की मुख्यतः स्वरूप बताए गए हैं भाषा के, जैसे बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो जो आम बोलचाल में हम बोलते हैं बोली कही जाती है, जिनसे साहित्यों का निर्माण किया गया है वो साहित्यिक भाषा होगी। राजकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसे राजभाषा कहेंगे, और राष्ट्र के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो राष्ट्रभाषा होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया है। तो और देख लेते हैं व्याख्या, इसके लिए आप एक नज़र इस पर डाल लेंगे कि बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली होती है, जो जनमानस की बोली होती है। ठीक है, उसे देश की बोली कहा जाता है। साहित्यिक भाषा तो व्याकरणिक मानक भाषा, सुधरी भाषा, परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत आती है साहित्यिक भाषा। ठीक, जब बोली से व्याकरण बना दी जाए तो वह बोली साहित्यिक भाषा बन जाती है। आपको इतना ध्यान रखना है। और साहित्यिक भाषा का मतलब है साहित्यों की रचना इसमें की गई है, गद्य पद्य की रचना इसमें की गई है, काव्य आदि की रचना इसमें की गई है ना। तो इसके लिए आप कहेंगे इसमें आप क्या पढ़ते हैं, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली में साहित्यिक रचनाएं की गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनका अपना व्याकरण है। राजभाषा के लिए बात करना है। राजभाषा में भाषा का वह स्वरूप जिसमें किसी देश की सरकार अपने काम काज या अपने पत्र लेखन आदि व्यवहार में प्रयोग करती है, जिस भाषा को उसे राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, कोई परेशानी कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए आप कहेंगे कि अपने देश की सरकार अपना काम काज करे, दूसरे राज्यों से जैसे भाषा में करती है, वो 3 प्रकार की राजभाषाएं कही जाती हैं। तो ये इसके अंतर्गत ही पढ़ना आप इस चीज को। आते हैं राष्ट्रभाषा के लिए, तो भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूची 8, ठीक है, अनुसूची 8 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संदर्भ में पर्याप्त सूचना दी गई है। क्या दिया गया है सूचना के अंतर्गत, कि जब राजभाषा किसी देश के संविधान में स्थान पा जाती है और सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कह देते हैं। ठीक है, अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है, तो अभी मैंने बताया बोली के लिए, तो बोली के अंतर्गत आप देखेंगे जिस भाषा को जन्म का अता पता ना चले, भाई जिस भाषा के जन्म का अता पता ना चलता हो, बल्कि सामान्यतः जनता अपनी सहूलियत यानी कि अपने हिसाब से जिसे गढ़ लेती है, अपने आप बना लेती है, वो क्या कहलाती है, तो वो बोली कहलाती है। ठीक है, हमारे भारत में 600 से अधिक व 700 से कम बोलियां विद्यमान हैं, जैसे ब्रजभाषा है, अवधी है, बघेली है, बुंदेली है, भोजपुरी है। तो ये सभी हमारी देशज भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, बोलियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा की जब बात करते हैं तो जो भाषा किसी भी देश के कुल जनसंख्या का 60 से 70% जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग या व्यवहार में लाए, उसे पूर्णतः समझे, तो वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यही आप इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान की बात है तो यह आपकी है 2021 के लिए, 21-22 में जब इसके गणना की गई, जब मैंने इसको नोट डाउन किया था, तो 84% लोग भारत में हिंदी समझते, जानते और प्रयोग में लाते हैं। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो राजभाषा का। भारत की राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो हिंदी को
कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।